कहानी का शीर्षक है छूटना। बचपन की मेरी सबसे डरावनी स्मृति रेलगाड़ी से जुड़ी है। थोड़ा तेज और इतना तेज ठीक है। बचपन की मेरी सबसे डरावनी स्मृति रेलगाड़ी से जुड़ी है। अलग अलग स्टेशनों पर गाड़ी 2 मिनट के लिए रुकती थी और पापा खाली बोतल लेकर भरने उतर जाते थे। भीड़ भरे सार्वजनिक नल के इर्द गिर्द प्यासे चेहरों का जमघट अपनी अपनी बोतलें लिए धक्का मुक्की करता। मैं और माँ खिड़की से पापा को उस भीड़ में घुसते देखते। जाओ अभी इधर ही रहना, अभी आना मत। सॉरी। मैं और माँ खिड़की से पापा को उस भीड़ में घुसता देखते। माँ अक्सर रेल की सीटी पर घबरा जाती, वो आवाज लगाने लगती। कभी पापा गाड़ी चल पड़ने पर डिब्बे की ओर तेज कदमों से आते या दौड़ते दिखाई देते। गाड़ी पूरी स्पीड में आ जाती, लेकिन माँ बार बार दरवाजे की तरफ देखती कि तभी पापा भीड़ को चीरते हुए अपनी सीट की तरफ आते दिखते। कभी कभी ये भी होता कि अगला स्टेशन आने तक माँ की जान पत्ते पर होती और मैं माँ को घबराया देखकर उनसे अधिक घबराया और सहमा रहता। कुसुम जी, कुछ टेक्निकल दिक्कत हो सकती है, ये मैक्सिमम आवाज़ है मुझे लगता है, जितनी हो सकती है। नेटवर्क की वजह से भी शायद हो सकता है आवाज़ की दिक्कत हो। मैं कोशिश करूँगा कि और तेज़ पढ़ पाऊँ, आवाज़ और ऊँची रखूँ थोड़ी सी। कभी कभी ये भी होता कि अगला स्टेशन आने तक माँ की जान पत्ते पर होती और मैं माँ को घबराया देखकर उनसे अधिक घबराया और सहमा रहता। पापा अगले स्टेशन पर किसी दूसरे डिब्बे से उतरकर अपने डिब्बे में मुस्कुराते हुए चढ़ते और उनके हाथ में पानी की भरी बोतल होती। उसी क्षण माँ की आंखों में एक आश्वस्त और सुकून होता। पापा की आंखों में इत्मीनान और खूब सारा आत्मविश्वास होता। उसमें हम दोनों के लिए खूब सारा प्रेम भी होता, जो माँ की बरसती आंखों में छिपे स्नेह का भरपूर जवाब होता। आप मत जाया करिए पानी भरने। माँ उनके अपनी जगह पर बैठते ही धीमी आवाज में शिकायत दर्ज करती। पापा मुस्कुरा उठते और मुझे कई बार महसूस होता कि वो अपने प्रति माँ की फिक्र देखने के लिए ही अपने डिब्बे में न चढ़कर किसी दूसरे डिब्बे में चढ़ जाते। गांव जाने के सबके अलग अलग आकर्षण थे। पापा के लिए उनके माँ बाप और अपना बचपन का घर था, तो माँ के लिए कुछ दिनों तक रूटीन बदलने की सुविधा थी। छोटे भाई के लिए स्कूल से दूर आज़ादी के दिन और दादी की कहानियाँ थी। मेरे लिए ये सब बातें गौर थी। मेरे लिए गांव का अर्थ था चाचा और चाचा का अर्थ था जिंदगी को समझने का झरोखा। मैं शायद तीसरी या चौथी कक्षा में था जब मैंने कोर्स के अलावा कोई दूसरी किताब पढ़ी थी और उसी समय चाचा के ज्ञान की ज़रूरत पहली बार पड़ी थी। एक पतली सी गंदे पन्नों पर छपी उस किताब का नाम था अकबर बीरबल विनोद, और उसके मुख पृष्ठ पे जो कवर था उसमें एक ऐसी तस्वीर थी जिसे उल्टा और सीधा देखने पर दोनों तरफ दो आदमियों का चेहरा दिखाई पड़ता था। पूरी किताब में अकबर नाम के एक बादशाह और उसके मुँह चढ़े सलाहकार बीरबल के बीच की नोक झोंक और चुनौतियाँ थीं। मैंने कई बार पूरी किताब को शुरू से अंत तक फर्राटे से भी और रुक रुक कर धीरे धीरे भी पढ़ा, पर उसमें विनोद का कहीं कोई जिक्र नहीं था। मैंने पापा से इस बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे डांट दिया और माँ को भी ऐसी घटिया किताबें घर में रखने के लिए खरी खोटी सुनाई। माँ ने भी पूछने पर सिर्फ इतना ही कहा कि मैं उन्हें डटवाने वाले काम बहुत करने लगा हूँ। आखिरकार मैंने सोचा कि इस बार गर्मी की छुट्टियों में गांव जाऊंगा तो चाचा से पूछूंगा, जिनसे मैं कभी भी कुछ भी पूछ सकता हूँ। चाचा मुझसे 8 साल बड़े थे और पापा से हर गर्मी की छुट्टी में बहुत मार खाते थे। चाचा मार खाने के बाद मुझे बताते कि गर्मी की छुट्टी का मतलब है कि भैया को बहुत गर्मी चढ़ रही है और वह बनारस से बेलथरा रोड का सफ़र मुझे पीट कर अपनी गर्मी निकालने के लिए ही करते हैं। हमारे आम के 2 पेड़ सिरफलहवा और तिरहवा थे। हमारे आम के 2 पेड़ सिरफलहवा और तिरहवा थे जो बहुत मीठे थे। हम लोग मुंह अंधेरे टॉर्च लेकर निकलते और अपने पेड़ों के आम देखते।
आम बीनने और खाने में चाचा का सोचना एकदम स्पष्ट था। अगर हमारे पेड़ से आम कोई उठा लेता तो वो कभी इज्जत से, कभी हाथ छोड़कर वापस ले लेते। उनकी नज़र पड़ती तो वे आधा खाया हुआ आम भी छीन लेते और सामने वाले को धमकाते हुए कहते, तुम्हारे पेड़ का हम नहीं खाने जाते, हमारे पेड़ पे तुम नज़र मत डालो। चाचा की वजह से कई बार ऐसा भी होता कि सबके पेड़ से टपके आम लड़के बीन ले जाते, लेकिन हमारे पेड़ के नीचे चूहे आम हमारा रास्ता देख रहे होते। दिन में हम अक्सर खाना खाकर निकल जाते और घंटों तालाब में नहाते रहते। नहाते हुए हम तालाब से निकालकर सिंघाड़े खाते। चाचा कुछ ऐसी चीज़ें भी तालाब से निकालकर आग में भूनकर खिलाते जिनके नाम भी मुझे नहीं पता होते। स्कूल की छुट्टियों के 2 महीने चाचा के साथ आम बीनते, तालाब में नहाते और दुनिया देखते बीतते। मैंने चाचा को अकबर, बीरबल, विनोद का पूरा किस्सा क्या सुनाया। वो थोड़ी देर खामोश रहे, फिर उठकर टहलने लगे। उनके चेहरे पर गंभीरता के भाव विराजमान थे और चेहरे का असमंजस ये कह रहा था कि ऐसी गूढ़ बात मेरे जैसे अबोध बालक को बताई जाए या नहीं। उन्होंने मेरे चेहरे की ओर एक बार भरपूर नज़र से देखा और पूछा, किसी और से नहीं पूछा? मैंने उन्हें पूरी बात बता दी थी, इसलिए उसे फिर से दोहराने का फ़ायदा नहीं था। मैंने इनकार में सिर हिलाया। पता नहीं तुम कितना समझ पाओगे, लेकिन बताना ज़रूरी है। मैं चौकन्ना हो गया कि बात मैं जितना समझ रहा था उतनी सीधी नहीं है। मैंने देखा कि दरवाज़ा भिड़का हुआ था और आसपास कोई नहीं था। मैंने दीवारों के कानों के बारे में सुन रखा था और इसलिए चाचा के थोड़ा और करीब आ गया। देखो, ये बातें बहुत छिपा कर रखी जाती हैं, लेकिन कभी न कभी सच बाहर आ ही जाता है। अकबर बहुत ताकतवर राजा था और बीरबल उसका मुंह लगा मंत्री। ये दोनों मिलकर एक दूसरे की बहुत तारीफें किया करते थे और अपने बारे में बुरी बातों का प्रचार उड़ाने वालों को रातों रात गायब करवा दिया करते थे। ये हमेशा सबका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते रहते थे और पूरे राज्य में चोरियां डकैतियां करवाकर अपना खजाना भरते थे। अपने बारे में इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें प्रजा में फैला रखी थी। उनकी क्रूरताएं हद से बढ़ गई थी। नमस्कार विवेक भाई। उनकी क्रूरताएं हद से बढ़ गई थी। तभी एक दिन बीरबल के मन में विचार आया कि आने वाला समय तो उन्हें खलनायक के तौर पर याद करेगा। उन्हें अपनी छवि सुधारने के लिए कुछ कोशिश करनी चाहिए। मैं चाचा की बातें ध्यान से सुन रहा था और मुझे रोमांच आ रहा था। अब मुझे समझ में आ रहा था कि क्यों माँ और पापा ने मुझे विनोद के बारे में ये अंदर की बात पता ही नहीं होगी। चाचा धीमी आवाज में लगभग फुसफुसाते हुए बोल रहे थे। बीरबल ने ये बात अकबर को बताई और तय किया गया कि एक किताब लिखवाई जाए जिसमें यह बताया जाए कि अकबर और बीरबल बहुत मजाकिया किस्म के इंसान थे। बीरबल ने यह जिम्मेदारी राज्य के एक लेखक विनोद को दी और कहा कि 1 साल में ये किताब तैयार हो जानी चाहिए। विनोद किताब लिखने में जुट गया और घूम घूम कर चुटकुले जुटाकर उसमें अकबर और बीरबल को फिट करने लगा। बीच बीच में वो अपने बारे में भी कुछ लिखता जाता। आखिरकार किताब एक दिन पूरी हो गई। वो उसे लेकर अकबर और बीरबल के पास गया। वे किताब देखकर बहुत खुश हुए और विनोद को खूब अशर्फियाँ देकर विदा किया। तुमने जो किताब पढ़ी है वो उसी ग्रंथ का हिस्सा है। मेरे चेहरे पर हैरत के भाव आ गए। सवाल तो जस का तस था। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या सोच रहे हो। मैं वहीं उसी पे आ रहा हूँ। जब अकबर ने किताब पढ़ी तो उसने पाया कि उसके और बीरबल के हिस्से से अच्छा विनोद का हिस्सा बन गया और किताब का नायक विनोद हो गया। उसने बीरबल से सलाह मशविरा किया और रातों रात विनोद को गायब करवा दिया गया और किताब से विनोद के सारे हिस्से हटा दिए गए। अब जो किताब हम पढ़ते हैं उसमें से विनोद वाला हिस्सा पूरी तरह से गायब है। चुप होकर चाचा ने एक गिलास पानी पिया। हमारे बीच काफ़ी देर तक खामोशी छाई रही। गोया हम विनोद के साथ हुए अन्याय खुद को मान रहे हैं। मैंने कुछ बोलने की कोशिश की तो चाचा ने मेरे कान के पास फुसफुसा कर कहा, हम दोषी हैं ही। हमने गायब हुए विनोद के बारे में कभी जानने की कोशिश नहीं की। चलो 2 मिनट का मौन धारण करते हैं। मैं उठकर खड़ा हो गया।
हमारे स्कूल में गणित के अध्यापक के मरने पर प्रार्थना की लाइन में खड़े होकर 2 मिनट का मौन धारण किया गया था। हम 2 मिनट मौन रहे। ये 2 मिनट कुछ ज़्यादा ही लंबे लगे। मैं समझ गया चाचा अपनी उम्र से अधिक समझदार है। वो मेरे मित्र तो थे ही, मेरे गाइड और दुनिया को देखने की दूरबीन भी होते जा रहे थे। ऐसे ज्ञान वो हर बार गर्मी की छुट्टियों में मुझे देते और मैं वापस आकर वो ज्ञान अपने दोस्तों में बांटता, जहाँ मेरी इज्जत इसी ज्ञान की वजह से बढ़ती थी। चाचा ने मुझे बहुत सारी बातें पहली बार सिखाई थी और जब एक सांवली लड़की से मिलने बस की छत पर चढ़कर गए तो मुझे लेकर गए थे। उन्होंने मुझे बताया कि भविष्य में ये लड़की मेरी चाची बनेगी और उसी पल से मैंने उसे चाची के तौर पे देखना शुरू कर दिया था। चाचा ने पढ़ाई पूरी कर ली थी और अक्सर फॉर्म भरते और यहाँ वहाँ परीक्षाएं देते रहते। कई सालों तक नौकरी की तलाश के बाद वो इधर उधर के काम करने लगे थे। बाबा हर बार पापा को कहते कि वो चाचा को अपने साथ शहर ले जाएं, क्योंकि वो गांव में रहकर आवारागर्दी करने लगे हैं और बिगड़ गए हैं। पापा हर बार चाचा को साथ ले जाने की कोशिश करते, लेकिन चाचा कन्नी काट कर कहीं निकल जाते। वक्त बीतने के साथ पापा चाचा के प्रति नरम पड़ते गए थे, लेकिन चाचा अब युवावस्था में थे और उनकी हरकतों से बाबा अक्सर ऐसे नाराज हो जाया करते जिनमें ज़्यादा भूमिका उनकी खुद की होती थी। जब उस दूसरी जात की लड़की से उन्होंने शादी करने के अपने मंसूबे के बारे में घर पे बताया था, तब मैं 6ठी कक्षा में था। पूरे घर में हंगामा मचा हुआ था और पापा को फ़ोन करके ऐसे इमरजेंसी में बुलाया गया था जैसे दादी की तबीयत खराब होने पर बुलाया जाता था। पापा और बाबा के साथ गांव के 2-4 और बुजुर्गों ने आकस्मिक सभा की थी और चाचा सबके सामने सिर झुकाए बैठे थे। मैं एक कोने में माँ के बगल में खड़ा सहमे भाव से सब देख रहा था। सबने आपस में गुटर गुटर बातें की और फिर गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने गंभीरता से कहा, सबसे सम्मानित और वीर जाति ठाकुर में सौभाग्य से जन्म मिलता है। इस बिरादरी में महाराणा प्रताप और राणा सांगा जैसे योद्धा पैदा होते हैं। ऐसे कुल में आने वाली दुल्हन भी ऐसे ही कुल से होनी चाहिए। बिरादरी से बाहर शादी करने की मंजूरी तुमको नहीं दी जा सकती। उन लोगों को बिरादरी से बाहर निकाल दिया गया जिन्होंने हमारी बात नहीं मानी। गांव के बड़े बुजुर्ग चाहते हैं कि तुम अपने बड़े भाई के साथ शहर जाकर कुछ काम धंधा करो और उनकी पसंद की लड़की से शादी करो। ठाकुर कुल में जन्म लेने को हमारे यहाँ काफ़ी गंभीरता से लिया जाता था और जिन वक्तों में बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं हुआ करता था, ठाकुर होना और उस पर गर्व करना हमारा सबसे अच्छा टाइम पास था। कुछ पीढ़ियों पहले क्षेत्र के किसी गांव में कुछ ठाकुरों का भूमिहारों से किसी बात पर संघर्ष हुआ था। वो बात तो बाद की पीढ़ियां भूल गई, लेकिन उन्हें संघर्ष याद रहा। तो यही संघर्ष हर पीढ़ी में आवश्यक तौर पर कभी कभी अपनी उत्तेजना का थर्मामीटर चेक करने के लिए फिर से पैदा होता था, ताकि अगली पीढ़ी को याद रहे कि हम लोग उनसे श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठता का यही पाठ्यक्रम भूमिहारों में भी पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ाया जाता था। इस पीढ़ी तक आते आते अपनी बिरादरी में किसी बड़े आदमी यानी सफल नाम का पैदा होना खुशी के साथ एक अतिरिक्त गर्व भी ये देता था कि इधर के लोगों में सब वैसे ही हैं, लेकिन हमारी मूंछ ऊंचा करने वाला एक महापुरुष अवतारी हो चुका है। हमारी पीढ़ी में वो अवतारी पुरुष हमारे इलाके का विधायक रामोदय सिंह था, जो अलग अलग आयु वर्ग वाले ठाकुरों का अलग तरीके से रिश्तेदार निकलता था। वो लड़कों के चाचा का क्लासमेट रह चुका था, लड़कियों की चाची के भतीजे का चचेरा भाई था और बुजुर्गों के पुराने दोस्त का बेटा था। हर तरफ जहाँ गर्व करने की होड़ थी, वहीं चाचा को ये गर्व और श्रेष्ठता वाला भाव कभी मोहता नहीं था और वो इन सब बातों से चिढ़ जाया करते। चाचा चुपचाप बैठे रहे थे और कभी उस आदमी की तरफ और कभी मेरी तरफ देखते रहे। सभी उनके जवाब का इंतजार कर रहे थे और वो उठकर सीधा आंगन में ही लगे हैंडपंप पर गए और पानी चलाकर नहाने लगे। वह लोटा लोटा पानी अपनी देह पर डाल रहे थे और सामने बैठे लोग इंतजार कर रहे थे कि वो कब कुछ कहें। नहाने के बाद वो आराम से अपने कमरे में गए और जब 5 मिनट बाद लौटे तो उनके शरीर पर नए बाल थे। वो कंघी से बाल झाड़ रहे थे और कुछ गुनगुना रहे थे। तुमने जवाब नहीं दिया,
क्या तुम्हें हमारा फैसला मंजूर है? पापा ने बाबा की ओर देखते हुए कहा था। उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कहा, अन्नू चलो तुमको घुमा लाएं। मैं चुपचाप उनके पीछे चल दिया। वे पलटे और बाबा की तरफ देखते हुए बोले, बिरादरी से बाहर रहना हमको मंजूर है। फिर वो उस बूढ़े आदमी की ओर देखकर बोले, जिसने उन्हें बिरादरी से बाहर किए जाने का फरमान सुनाया था, आपकी दवाई सीएट से लेते आएंगे, तबीयत का ख्याल रखिएगा। मुझे बाद में पता चला कि उनके जाने के बाद वो बुजुर्ग रो पड़े थे और उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ख्याल रखता है, बस ईश्वर उसे सद्बुद्धि दे देते तो वह एक आदर्श बेटा बन सकता था। आदर्श बेटे की परिभाषा के लिए पापा की ओर देखा जाता था और बतौर उदाहरण पेश किया जाता था। पापा मूछ रखते थे, अपनी बिरादरी में शादी की थी और मजबूरी वश नौकरी करने के बावजूद अपने अफसर को एक बार पीट कर सस्पेंड होने से चर्चा में आ चुके थे। चाचा गांव से लेकर स्टेशन तक एक मेटाडोर चलवा रहे थे और पहले कभी कभी सवारी मिलने वाले इस धंधे में बाद में खूब फायदा होने लगा था। नौकरी और धंधे वाले लोग अपने गांवों से रोज निकल के शहर की ओर भागते थे और चाचा की गाड़ी उन्हें स्टेशन छोड़ने जाती थी। कुछ की स्टेशन पे दुकानें थी जो उन्हें सुबह सुबह खोलनी होती थी, तो कुछ सुबह की ट्रेन पकड़कर 10 बजे तक बनारस पहुंच जाते थे, जहां उनके ऑफिस, दुकानें या कंपनियां वगैरह थी। पहले यात्री के रूप में प्रोफेसर साहब होते जो हफ्ते में 2-3 दिन बनारस जाते। चाचा कि उन्होंने 7-8 किताबें लिख रखी। वो चाचा और मुझसे खूब बातें करते और हमारे भविष्य की योजनाओं को लेकर उत्साहित दिखाई देते। अक्सर वो चाचा को धीमी आवाज़ में बताते कि अगर उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, अगर इतने फॉर्म भर के भी नौकरी नहीं मिली तो उसमें सरकार की गलती है। चाचा कहते कि नौकरी नहीं होगी तो इसमें सरकार बेचारी क्या करेगी, हमारी किस्मत ही खराब है, सरकारी नौकरी सबके भाग्य में थोड़ी होती है। प्रोफेसर साहब चाचा को पढ़ने के लिए किताबें भी देते, जिसे चाचा गाड़ी की डैशबोर्ड में या कहीं और इधर उधर रख देते और कभी नहीं निकालते। जब वो प्रोफेसर साहब की बातों से ज़्यादा पक जाते तब मुस्कुराते हुए गाने लगते, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगे तो मुश्किल है। मुझे प्रोफेसर साहब अच्छे इसीलिए लगते कि वे कभी बुरा नहीं मानते। चाचा के गाना गाने पे वो हंसते और चाचा की ओर देखते हुए कहते, हमेशा ऐसे ही सरल बने रहना, कुटिल लोग न ढंग से जी पाते न मर पाते। मैं चुपचाप चाचा की बगल में बैठा इधर उधर देखता रहता। कभी यात्रियों के चेहरे पर ट्रेन का इंतजार देखता तो कभी चाचा के चेहरे पर चाची को देखने के ललक। ड्राइवर की सीट के बगल में बैठने और चाची जैसी सुंदर लड़की को देखने का रोमांच मुझे भोर में 5 बजे उठा देता। अक्सर सड़क पर सामने की ओर देखने के बाद चाचा की ओर देखने पर लगता था जैसे मैं ही गाड़ी चला रहा हूँ। मेरी होने वाली चाची, जिनसे परिचय होने के बाद उनका नाम पता चला मऊ स्टेशन तक जाती थी। अरुणिमा चाची का वहाँ कॉलेज था जहाँ से वे ग्रेजुएट हो रही थी और कस्बे की ज़रूरत के खिलाफ रोज़ नियम से जाकर क्लासेस अटेंड किया करती थी। लड़कियों को कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं होती थी, ज़रूरत तो लड़कों को भी नहीं थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी में घर के काम और परिवार की देखभाल नहीं था, इसलिए वे अपना वक्त काटने और वर्तमान राजनीति व अपराध के अंतर संबंधों पर चर्चा करने के लिए कॉलेज आ जाया करते थे। एक दूसरा आकर्षण वे चुनिंदा लड़कियां हुआ करती थी जो जानती थीं कि वे बिना कॉलेज आए भी इम्तिहान में बैठ के उतना ही लिख पाएंगे, फिर भी आंखों में उस कस्बे से बड़े आकार के सपने लिए रोज़ ही कॉलेज चली जाती। स्टेशन पे सबको उतारने के बाद चाचा अरुणिमा चाची के साथ स्टेशन के सामने पुरोए वाली चाय पीते थे। वही समय उनके 24 घंटे का हासिल था जिसमें वे अगल बगल के किसी आदमी पे ध्यान देने और उसकी नज़रों की परवाह करने का कुफ्र नहीं कर सकते थे। मैं उनके अगल बगल टहलता रहता, पास में चाय पी रहे इक्का दुक्का लोग उन दोनों की तरफ देख के मन में चालू फिल्में बनाते रहते और मैं उनको इस नज़र के लिए गुस्से से घूरता रहता। ट्रेन की सीटी की आवाज़ सुनते ही चाचा और चाची प्लेटफॉर्म की तरफ भागते। ट्रेन के जिस डिब्बे में चाची की सहेलियां और कॉलेज की और लड़कियां होती, चाची उसमें सवार हो जाती। चाची को बिठाकर चाचा उनकी पानी की बोतल देते और डिब्बे के बाहर खड़े उनसे इधर उधर की बातें करते रहते। जैसे ही ट्रेन सीटी देती, वे दौड़ते हुए नल की तरफ जाते। नल से पानी भरकर लाने में ट्रेन चल चुकी होती थी और वे ट्रेन के साथ दौड़ने लगते।
चाची उनसे पानी की बोतल लेती और दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसी नज़रों से देखते हुए दूर होते कि ट्रेन तो उसे ज़रूर अफसोस होता। शॉर्ट ब्रेक एक ले लेते हैं 30 सेकेंड चाची उनसे पानी की बोतल लेती और दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसी नज़रों से देखते हुए दूर होती कि ट्रेन अगर पीछे पलट कर देखती तो उसे ज़रूर अफसोस होता। चाचा हाँफते हुए मेरी तरफ आते, उसी नल पर जाकर मुंह धोते और अपने आप में मुस्कुराते रहते। स्टेशन पर तीन तीन की संख्या में 4 जगह नल लगे थे, यानी कुल मिलाकर 12 नल थे। कुछ पर शीतल जल लिखा होता तो कुछ पर स्वच्छ जल। मैं अक्सर पीने से पहले सोचने लगता कि मुझे शीतल जल पीना चाहिए या फिर स्वच्छ जल। बिना किसी मेहनत या खर्च के स्टेशन पर पीने के लिए पानी तो मौजूद था ही, उसमें भरमाने वाले ही सही विकल्प भी थे। स्टेशन पर बंदरों की भरमार रहती और अक्सर यात्रियों में हंसी और हड़कंप एक साथ मचा करते जब वे पानी भरने नल पे आते और गर्मी से परेशान कोई बंदर नल चलाकर उसके नीचे अपनी गर्म खोपड़ी धो रहा होता। हमारे क्षेत्र में रामोदय सिंह का उदय उन नलों के सूखने से काफ़ी पहले की घटना है। कॉलेज में क्लास करने की नीयत से पहुंचे लड़कों को रामोदय सिंह के बारे में बात करने की इतनी ललक थी कि उनकी क्लासेस छूट जाया करती। वे इस बात का लोड भी न लेते क्योंकि क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली आदमी के रूप में उभर रहे रामोदय सिंह ने 10वीं के बाद पढ़ाई में दिलचस्पी रखने की बजाय जीवन ये साबित करने में लगाना ज़्यादा बेहतर समझा था कि ज़्यादा पढ़ाई करने से आगे बढ़ने की संभावनाएं क्षीण होती जाती। रामोदय सिंह ने बदमाशी से सफ़ेद पोशी तक धीरे धीरे राजनीति का सफ़र तय किया था। उसके पहले उन्होंने अपने और आसपास के इलाकों से रंगदारी लेने की शुरुआत की। इसी दौरान एक दबंग व्यापारी ने उनका विरोध किया और उनके खिलाफ स्थानीय व्यापारियों को लामबंद करने लगा। एक दिन सरे बाजार रामोदय से उसका सामना हो गया और रामोदय ने झगड़ा बढ़ने पर पास रखा रॉड उठाकर व्यापारी के सिर पर ऐसा मारा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। व्यापारी तत्कालीन विधायक का करीबी था और अगला विधायक बनने का सपना देख रहे एक बाहुबली का घोर विरोधी। सालों तक केस चलने के बाद उस बाहुबली ने गवाहों और पुलिस को सेट कर रामोदय को जेल से छुड़वा लिया और अपनी छत्र छाया में रख लिया। यही बाहुबली अगला विधायक बना और धीरे धीरे उसका वर्चस्व फैलने लगा। रामनिवास चौबे इस विधायक का भांजा था जो रामोदय का करीबी हो गया। जेल से निकलने के बाद रामोदय की संपत्तियों में आश्चर्यजनक इजाफा हुआ था। हफ्ता वसूली और रंगदारी लेना छोड़कर या उसका तरीका बदलकर जब उन्होंने दाल और राइस मिलों की शुरुआत की तो उन्हें पता चला कि जैसे पैसा पैसे को खींचता है वैसे ही अपराध अपराध को खींचता है। शुरू से ही उनकी मिलें नशीले पदार्थों के आयात निर्यात का भी ठिकाना बनी, जिसका प्रस्ताव रामनिवास चौबे की तरफ से हिस्सेदारी के साथ आया था। अगले 10 से 15 सालों में रामोदय इस बाहुबली नेता के सच्चे उत्तराधिकारी बनकर निकले थे। उस नेता ने अपनी उम्र होते होते अपने पुराने रसूख का इस्तेमाल कर रामोदय को टिकट दिलवा दिया जब पार्टी के कई वरिष्ठ नेता लाइन में थे। उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया और चुनाव जीते। सिर्फ 15 से 20 सालों की उनकी यात्रा एक स्वप्न सरीखी थी जिसके खुमारी इलाके के लड़कों पर तारी रहती। उनके विधायक बनते ही कस्बे में परिवर्तनों की बहार आई थी और उनके समर्थकों ने उन्हें एक नए नाम विकास पुरुष से पुकारना शुरू कर दिया था। आस पड़ोस के युवा अचानक सेना या पुलिस की नौकरी की कोशिश छोड़ एक नए भविष्य का स्वप्न देखने लगे। रामोदय सिंह ने अपने चुनाव लड़ने के बावजूद अपने समर्थकों की भर्ती के लिए कहीं कोई आवेदन फॉर्म नहीं निकाला था, लेकिन जीवन में उछाल आने के बाद उनके समर्थकों की भीड़ अपने आप कोने कोने से निकल कर आने लगी, जिनकी आंखों में अगला रामोदय या फिर रामोदय की छाया बनने का दिवा स्वप्न चमक रहा था। लंबे समय बाद ठाकुरों में कोई ऐसा नायक निकला था जो अपने ठाकुरत्व को तिलांजलि दिए बिना भी आगे बढ़ा था, नाम और पैसे कमाए थे और एक रुतबा हासिल किया था। इलाके के ठाकुर लड़के जहां रामोदय की सरपरस्ती चाहते, वहीं बुजुर्ग बिना मांगे उन्हें आशीर्वाद दिया करते कि वे जल्दी ही सांसदी जीते और इलाके के भूमिहारों को औकात मिले।
अधेड़ किसी भी तरह रामोदय से अपनी पुरानी पहचान निकालना चाहते। अपने समर्थन के लिए रामोदय किसी से न कहने जाते थे, न किसी को इसके लिए पैसे देते थे, लेकिन चौक चौराहों पर अगर उनके गैर कानूनी तरीकों के विरोध में कोई दो शब्द कहता तो उनके बीच से ही उन्हें गालियां देने वाले निकल आते। उन्हें आवश्यक रूप से भूमिहार समझा जाता और तुरंत उनका विरोध किया जाना शुरू हो जाता। कई बार बात सिर्फ गाली गलौज तक रह जाती तो कई बार रामोदय के स्वैच्छिक समर्थकों को हाथ उठाकर सामने वाले को समझाना पड़ता कि रामोदय जो कर रहे हैं वो क्षेत्र और अपने समाज के लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं और सामने वाला या तो भूमिहार होने या भूमिहारों की मानसिकता का होने की वजह से उसका विरोध कर रहा है। रामोदय की जीत ने ठाकुरों में ऐसा उत्साह भरा कि जो ठाकुर लड़के पहले कॉलेज के प्रांगण में खड़े होकर लड़कियों की देहेष्टि के प्रति तारीफों के भाव लेकर घूरा करते थे, वे अपने मन के भाव लड़कियों तक पहुंचाने की कोशिश करने लगे। रामोदय ने अगले कुछ सालों में सिर्फ फैक्ट्रियां लगाई और कहने की ज़रूरत नहीं कि इलाके के सैकड़ों नौजवानों को रोजगार दिया। उन्हें फैक्ट्रियां लगाते लगाते फैक्ट्रियां लगाने की लत लग गई थी और वे हर महीने पूर्वांचल में कहीं न कहीं कोई फैक्ट्री खड़ी करने लगे थे। जिले में बोतलबंद पानी की पहली फैक्ट्री लगने की चर्चा थी। ये लगभग बिना लागत वाला धंधा अगर चल जाता तो आन का तान पैसा आना था, लेकिन लोगों को इसके चलने में शक था। प्लास्टिक की बोतल में बंद पानी कौन खरीदेगा जब कस्बे में हर किलोमीटर पर सरकारी हैंडपंप और स्टेशनों पे ढेर सारे नल हैं। ऐसा नहीं कि स्टेशन के हर नल में धारा प्रवाह पानी गिरा ही करता था, लेकिन कम से कम इतना पानी उन नलों में ज़रूर मिला करता था जितना सरकार की आंखों में तब तक बचा हुआ था। लोगों का कहना था कि प्लास्टिक की बोतलों में पानी पीने से हाजमा खराब होता है और ये सब तरीके कभी चल नहीं सकते। कुछ घुमंतुओं का कहना था कि आने वाला समय बोतल बंद पानी का ही है और बनारस से पटना बक्सर तक बड़े शहरों में ऑलरेडी इन बोतलों का चलन शुरू हो गया है। अब हर स्टेशन पर उतरकर भीड़ को चीरते हुए नल तक जाने और अपना नंबर आने तक घबराए हुए ट्रेन के सिग्नल के हरे होने का इंतज़ार करने के दिन चले गए। जहाँ मन करे खाली बोतल फेंकिए और नई बोतल मुंह से लगा लीजिए। सॉरी फॉर इंटरप्शन, थोड़ा सा चाय भी आ रही इसलिए कभी ज़्यादा चाय आ रही। ये वही समय था जब गांव में कुएं उपेक्षित होने लगे थे और पता नहीं कैसे कस्बे में लगे सरकारी नलों को चलाने पर 5 में से 3 सूखे रहने लगे। लोग एक के बाद एक 3 नल घुमाते, पानी न पाकर भ्रिकुटी टेढ़ी कर अगल बगल देखते, तब तक दूर एकमात्र नल में पानी दिखाई देता, जहाँ ढेर सारे लोगों की एक लंबी लाइन लगी होती। लोग गुनगुनाते हुए उस एकमात्र नल की ओर बढ़ जाते। ऐसे में ही एक दिन की घटना है जब चाची के कॉलेज का आखिरी साल का आखिरी महीना चल रहा था। उनकी बीए की परीक्षाएं थीं और उनकी तबीयत कुछ खराब सी थी। चाचा ने एकमात्र सवारी उन्हें ही बिठाया था और जब मुख्य रोड से उन्होंने एक आध गाँव के परिचितों के बढ़े हाथों को नज़रअंदाज करते हुए गाड़ी आगे बढ़ा ली थी तो वे मन में बुदबुदाए थे कि वे चाचा की शिकायत बाबा से ज़रूर करेंगे। ट्रेन में खिड़की वाली सीट पर चाची को बिठाने के बाद चाचा बाहर खड़े उनसे बातें करते रहे। ट्रेन के अंदर बैठे बुजुर्ग चाची और उनकी चहकती सहेलियों को देखकर कुड़ते रहे और ट्रेन के स्टेशन से छूटते ही समाज के बिगड़ते जा रहे चलन पर टिप्पणी करने के लिए खुद को तैयार करते रहे। चाची को बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी और वो हल्का हल्का हाँफ रही थी। अचानक खिड़की पर टिका उनका सिर नीचे गिरने लगा। चाचा ने हाथ लगाकर उन्हें संभाला और उनकी सहेलियों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने चाचा को हाथ में पकड़ी बोतल में जल्दी से जल्दी पानी भर के लाने को कहा। चाचा दौड़ते हुए नल की तरफ गए और बोतल को नल के नीचे लगा दिया। नल में पानी नहीं था। उन्होंने दूसरे नल के नीचे बोतल लगाई और टूटी को घुमाने लगे। दूसरा नल भी सूखा हुआ था। चाचा ने मुझे इशारा किया, उसके पहले ही मैं तीसरे नल की तरफ दौड़ चुका था। वहाँ लगे चारों नल सूख चुके थे। चाचा भी बोतल लिए दौड़े।
शीतल जल और स्वच्छ जल लिखे हुए सारे नल सूखे थे। चाचा पागलों की तरह सभी नलों के नीचे बोतल लगाकर उनकी टोटियाँ घुमा रहे थे, लेकिन एक दो बूंद पानी गिरने के बाद नल बिल्कुल खामोश हो गए थे, जैसे अपनी इस स्थिति पे वे खुद असहज थे। तब तक ट्रेन ने सीटी दे दी थी। चाचा की आंखें भर आई थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। वे खाली बोतल हाथ में लेकर दौड़ते हुए फिर से खिड़की तक गए। तब तक सहेलियों ने अंदर ही किसी की पानी की बोतल से चाची के चेहरे पर छींटे मारने के साथ उन्हें थोड़ा पानी पिला भी दिया था। चाचा ने खाली बोतल खिड़की से पकड़ानी चाहिए। चाची ने पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन तब तक ट्रेन की गति तेज हो गई थी। चाची के चेहरे पर पानी के छींटे थे और वे भारी आंखों और फीकी मुस्कान से चाचा को देख रहे थे। चाचा की गति अब धीमी होती जा रही थी और ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ती हुई आगे बढ़ रही थी। मैं दौड़ता हुआ चाचा के पीछे थम रहा था। चाचा की चाल देख के लग रहा था कि वो कोई कीमती चीज़ हार चुके हैं। मैं समझ नहीं पाया कि जब चाची को चक्कर आने के बाद ट्रेन में पानी मिल गया था, वो ठीक हो गई थी, तो चाचा के इतना दुखी होने और अफसोस करने का कारण क्या था। हरामखोर राम उदयवास सबके हिस्से का पानी पी जाएगा। चाचा जब रुके तो कुछ शब्द मैंने सुने जो उनके लगातार निकल रहे उद्गारों में से एक था। मैं रामोदय के बारे में उस वक्त तक कुछ नहीं जानता था, सिवाय मेटाडोर में बैठे उन यात्रियों की बातचीत के जो उस कस्बे के विकास के लिए उसे बहुत ज़रूरी मानते। मैंने चाचा की ओर देखा तो उनके चेहरे पर बहुत गुस्सा और थोड़ी सी विवशता थी। जैसे ही मैंने उनके चेहरे की ओर देखा, उनके पीछे 3 लंबे तड़ंगे आदमी भी दिखाई दिए, जिनमें से एक ने उनके सर पे एक जोर का हाथ लगाया। ट्रेन के प्यासे गुजर जाने के बाद चाचा के लिए ये दूसरा झटका था। उन्होंने पलट कर पीछे देखा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गई। उनमें से एक को पहचानते थे। वो एक आध बार उनकी मेटाडोर से स्टेशन तक आया था और हमेशा रामोदय और ठाकुरों के उत्थान की बातें करता रहता था। चाचा कुछ बोले उसके पहले ही दूसरे ने उनके गाल पे एक जोर का तमाचा रख दिया। साले नेताजी को गाली देता है, चीर फाड़ के फेंक देंगे आराम को। चाचा समझ गए थे वे अकेले तीनों का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए बहुत खौलने के बाद भी दांत भींच कर रह गए और मेरा हाथ पकड़कर बाहर की ओर जाने लगे। उन तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और चाचा के सामने खड़े हो गए। चाचा ने साइड से निकलने की कोशिश की तो तीनों ने एक साथ चाचा को पीटना शुरू कर दिया। मैंने एक का हाथ पकड़ा और कुछ न समझ आने की हालत में उसकी कलाई में दांत गड़ा दिया। उसने मुझे किसी मकोड़े की तरह दूर झटक दिया। चाचा को मारते हुए वे एक ही बात बार बार कह रहे थे, माफ़ी मांग, माफ़ी मांग, हाथ जोड़ के साले, माफ़ी मांग कि आगे से नेताजी के बारे में अपशब्द नहीं बोलेगा आराम को। चाचा ने माफ़ी मांगने का कोई उपक्रम नहीं किया और पलटवार में हाथ उठाने की एकाध कामयाब कोशिशों के बाद और बुरी तरह पिटे। जब वे तीनों निकले तो स्टेशन पे 556 सवारी गाड़ी के आने का समय हो चुका था, जो मड़ुगाडीह से चलकर पटनी तक जाती थी। बहुत से यात्री आश्चर्य से चाचा को देख रहे थे। चाचा के कपड़े फट चुके थे और उनके चेहरे में कुछ जगहों से खून निकल रहा था। मैं उनके पास गया, मेरी नाक से खून बह रहा था। चाचा ने मेरा हाथ पकड़ा और एक शीतल जल वाले नल के पास गए। 2-4 बूंद टपकता हुआ पानी रोक कर उन्होंने मेरी नाक पे लगाया और कोशिश की। कोई बात नहीं, भिनास फूट जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेट लो थोड़ी। चाचा ने मुझे वहीं पत्थर की एक बेंच पे लिटा दिया और हम दोनों कुछ देर चुपचाप रहे। आप बेकार में नाम ले लिए। नल में पानी नहीं आ रहा तो उनका क्या दोष? मैंने धीमी आवाज़ में अपना विरोध जाहिर किया ताकि चाचा न सुनना चाहे तो ना सुने, लेकिन चाचा चोट खाकर डर में नहीं बल्कि गुस्से में थे। तुम अभी छोटे हो, तुमको समझ में नहीं आएगा। आज तक कोई नल नहीं सूखता था, अब अचानक सब स्टेशन पे नल कैसे सूखने लगे? मऊ और भटनी स्टेशनों पे भी सिर्फ एक नल बचा है, कभी चलता है कभी नहीं। ये साला पानी बोतल की फैक्ट्री लगाना चाहता था, यही हरामी सब नल सुखवा रहा होगा, तुम नहीं समझो। चाचा का 2 बार मेरी समझ को चुनौती देना मुझे अखर गया। अब मैं इतना छोटा भी नहीं था, मेरा पहला बोर्ड एग्जाम मेरे सामने खड़ा था और अगर मैं अच्छे नंबर से पास हो गया तो एयरफोर्स या आर्मी में हाई स्कूल पास पर भी भर्ती होती। मैंने चाचा को विश्वास दिलाना चाहा कि मेरी समझ इतनी भी कच्ची नहीं कि चाचा अपनी बदतमीजी छिपाने के लिए ऐसी हवाई बात कहें और मैं मान लूँ। चाचा एक बात कहें, गुस्साइएगा मत। आप अपनी बदतमीजी को साबित करने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं।
कोई किसी को पसंद करता है, आप उसके सामने उसको गाली देंगे तो कुछ तो करेगा ही वो, आपकी गलती है, मान लीजिए। मैंने यथासंभव नरम अंदाज में। चाचा मेरी ओर देखने लगे। उनकी आंखों में दर्द था और चेहरे पर फीकी सी मुस्कान। हमारी गलती थी, हम गाली दी, खुश। हम गलती मान लिए, लेकिन फिर भी हरामखोर को हरामखोर ही बोलेंगे। अन्नू, एक बात जान लो, वो सरकार है। वो हरामखोर चाहेंगे ही कि तुम अपनी गलती खोजते रहो, मानते रहो। तुम अपनी गलती मानते रहो और वो तुमको निचोड़ने का तरीका खोजते रहे। एक बात आज समझ लो, जो खून चूसने वाली सरकार होती है वो हर बात के लिए तुमको ही गलत ठहरा देगी, ताकि तुम उसका कॉलर पकड़ के सवाल न पूछ सको। हम पूछेंगे, पता करेंगे सब नल एक साथ कैसे सूखने लगा है अचानक जब से उसके फैक्ट्री की चर्चा हुई। चाचा बोलते रहे। उनकी आवाज़ में गुस्से के साथ एक अनोखा जोश भी था। ट्रेन जा रही, गुजर जाने देते हैं, शायद आवाज़ नहीं सुनते। सारी ट्रेनें तो बंद हो गई, मालगाड़ियाँ वगैरह काट कर ली जाती हैं। उनकी आवाज़ में गुस्से के साथ एक अनोखा जोश। चाचा उस दिन थोड़े उदास से रहे। उन्होंने वापसी में भी कोई सवारी नहीं ली और कुछ देर स्टेशन और आसपास वक्त बिताने के बाद कई दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, जिनमें पुलिस थाना, नगर निगम और जल विभाग मुख्य थे। मुझे अगले दिन पापा और बाबा की बातों से पता चला कि पानी वाली फैक्ट्री हमारे ही इलाके में बनने की योजना है और चाचा का दिमाग यही खबर सुन के खराब चल रहा था। इलाके के और लोग जहां खुश थे कि उनकी खेतों की सरकार बहुत अच्छी कीमत देगी, वहीं चाचा लगातार तनाव में रहने लगे। उस दिन शाम को चाचा और पापा के बीच जम के झगड़ा हुआ, जिसमें बाबा ने पापा का पक्ष लिया। खेत हमारे नाम है, हम जो चाहेंगे करेंगे। तुम ही ज़्यादा जानकार हुए हो, ठाकुर इतना किया है इस इलाका के लिए, वो कुछ गलत करेगा क्या? भूमिहारों जैसे उसके विरोधी होते जा रहे हो। कितना किया वो अपने लोगों के लिए, इतिहास पुरुष है वो। बाबा ने झगड़े का समापन वक्तव्य देकर बात ही खत्म कर दी। चाचा तमतमाते हुए बाहर निकल गए और सारी रात वापस नहीं लौटे। उसके कुछ एक हफ्तों बाद की बात है। हमारे पूरब वाले खेतों की तरफ, जिधर और भी गांव वालों के खेत थे, कुछ सरकारी आदमी आकर नापजोख करने लगे। पता करने पर उन्होंने गांव वालों से कहा कि आप सबकी किस्मत खुलने वाली है। एक तो फैक्ट्री निर्माण के लिए आप लोगों की 5 रुपए की ज़मीन का 50 रुपए मिलेगा, दूसरे इलाके के लड़कों को रोजगार मिलेगा। देखते ही देखते इस इलाके का ऐसा विकास हो जाएगा कि आप लोग पहचान ही नहीं पाएंगे। चाचा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन मैं देख रहा था वो कुछ कर नहीं पा रहे। वो मुझसे भी अब बात करने से बचने लगे। एक रात चाचा, अरे यार तुम्हारी स्केटिंग हो गई? अभी मत आना बेटा, आते ठीक है, 20 मिनट मत आना। वो मुझसे भी अब बात करने से बचने लगे। एक रात चाचा घर लौटे तो बहुत उदास और उखड़े हुए थे। उनकी कमीज़ एक तरफ से फटी थी और चेहरे पर चोट के निशान थे, जो पानी से धोने के बाद भी थोड़े से बच गए थे। उन्होंने किसी से बात नहीं की, न खाना खाया, चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गए। सुबह उनके 2 दोस्त आए जो उन्हें लेकर कहीं चले गए। उनके दोनों दोस्तों ने किसी पुराने दोस्त की मदद मांगी थी, जो बनारस में बीएचयू से वकालत की पढ़ाई पूरी करके प्रैक्टिस कर रहा था। मेरे बहुत मनोहार करने के बाद चाचा के दोस्तों ने मुझे भी साथ आने की हामी भरी। तो वहाँ प्रोफेसर साहब भी थे। तीसरा दोस्त लंबे समय के बाद गांव आया था, इसलिए घर परिवार से मिलने के बाद जब वो बिसेनी पहुंचा तो चाचा और हम लोग काफ़ी देर से वहाँ बैठे थे। उसके आते ही उन लोगों ने धीमे स्वर में कुछ बातें करनी शुरू कर दी, जिनमें से कुछ ही मेरे पास पहुँचे। शरीफ पुलिस वाला था, इसलिए सिर्फ पीट के छोड़ दिया। विधायक के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने वाले की टांग तोड़ के विधायक के सामने डाल आता तो उसका प्रमोशन हो जाता। हर काम का एक तरीका होता है। थाना निगम सब सरकारी चीज़ है, वहाँ किसी ऐसी बात को उठाने का क्या मतलब जो विधायक जी मतलब सरकार की मर्जी से हो रहा है। बदमाशी की शिकायत पुलिस से करते हो, पुलिस बदमाशी करे तो सरकार के पास जाओगे। अब सरकार ही बदमाशी
दोस्त ने वाक्य पूरा नहीं किया और अगल बगल देखने लगा जैसे सिगरेट जलाने का एकांत खोज रहा। सिगरेट जलाकर वो जल्दी जल्दी कश लेने लगा जैसे उसकी ज़बान से कोई गलत बात निकल गई। चाचा पर उसकी बात में कोई असर नहीं छोड़ा। देखो ओम प्रकाश, अपनी मन की संतुष्टि के लिए तुमको जो ठीक लगे करना चाहिए। ये तय है कि ऐसी लड़ाइयों में जीतने की संभावना नगण्य होती है, लेकिन जो लोग लड़े बिना नहीं जी पाते उन्हें लड़ते हुए मरने की आज़ादी तो है। प्रोफेसर साहब की बात मेरी ज़रा भी समझ में नहीं आई, लेकिन चाचा ने भरी आंखों से उनके पांव छू लिए। प्रोफेसर साहब ने चाचा को गले लगाया और उन्हें एक झोला किताबें देकर वहाँ से चले गए। चाचा भरी आंखों से उन्हें जाता हुआ देखते रहे। चाचा के वकील दोस्त ने चाचा से कुछ कागज़ भरवाए और अगले दिन हमारे ख़ानदान में पहली बार किसी का नाम अखबार में छपा। मुझे अखबार में सिर्फ चाचा का नाम समझ में आया। जनहित याचिका, जल स्रोत, धांधली जैसे शब्द मुझे पल्ले नहीं पड़े, तो मैंने बाद में चाचा से पूछकर पूरा मामला समझने का सोचा। पापा और बाबा अब एक तरफ हो गए थे और चाचा को खरी खोटी सुना गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पापा मुझसे हमेशा कहते थे कि कुछ ऐसा काम करो कि नाम अखबार में आए, और आज चाचा का नाम अखबार में निकला तो उन्हें डांट क्यों रहे थे। चाचा में इस घटना के बाद से कुछ परिवर्तन आए थे। जैसे वो बात बात में ठहाके मारकर पहले की तरह हंसते नहीं थे, तुनक जल्दी जाते थे और ज़्यादातर समय उन किसानों से मिलने बतियाने में लगाते थे जिनकी ज़मीनें फैक्ट्री में जाने वाली थी। कुछ एक बार मुझे भी लेकर गए। मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि चाचा जो बात किसानों को समझाने की कोशिश करती है वो कोई नहीं समझता। वे उल्टे चाचा को ही समझाने की कोशिश करते हैं। चाचा उन्हें समझाते कि फैक्ट्री बनने से कुछ सालों बाद इलाके में पानी की कमी हो जाएगी, लेकिन किसान अपनी गरीबी और मिलने वाले पैसों की बातें करते हैं। चाचा मायूस हो जाते हैं। एक दिन मैं सोकर उठा तो पूरे गांव में हल्ला था। सब लोग पूरब वाले खेतों की तरफ जा रहे थे। बाबा और पापा घर में नहीं थे। मैं भी खेतों की ओर भागा। चाचा अपने खेत में एक मचान बनाकर ऊंचाई पर बैठ गए थे। मचान में एक तरफ एक बड़ी तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, हमारा पानी कोई नहीं छीन सकता। गाँव वाले उन्हें कौतूहल से देख रहे थे और बच्चे थामे औरतें फुसफुसाकर हंस रही थी। जल्दी ही वो मचान चाचा का स्थायी पता हो गई थी। जो मिलता खाते पीते और फिर से मचान पर चढ़ जाते। दिन भर वहीं लेटे किताबें पढ़ते रहते जो प्रोफेसर साहब की थी। प्रोफेसर साहब अब बनारस में ही रहने लगे थे, या फिर वहाँ से भी शायद कहीं गायब हो गए थे, क्योंकि एक बार उन्हें खोजती हुई पुलिस गाँव में आई थी। मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम था, इसलिए मैं जल्दी पापा के साथ वापस चला आया। साल पढ़ने और डरने में ही निकल गया। बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर मन में इतना डर भर दिया गया था कि ठीक ठाक तैयारी करने के बाद भी परीक्षा में डर लगा। हालांकि पेपर अच्छे हुए और फिर से गांव जाने का समय आ गया। अब मैं गांव नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मेरे नए दोस्त और मेरी नई उम्र मुझे करने के लिए बहुत सारे काम दे रही थी, जिसमें उस लड़की का घर पता करना सबसे ज़रूरी था जो हम साइकिल वाले लड़कों के बीच स्कूटी से आती थी और सभी उसे देख आहें भरते थे। लेकिन पापा, मम्मी और छोटे भाई का मन अभी गांव से ऊपर नहीं था। वो परीक्षाएं खत्म होते ही गांव जाने की बातें करने लगे। मैंने पापा को कन्विंस करने की कोशिश की कि मैं अपने दोस्तों के साथ कोई समर कोर्स करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी सुनी नहीं गई। कार्यक्रम तय हुआ और हम गांव में थे। गांव में मुझे लगा जैसे 1 साल पुराना समय वहीं रुका हुआ है। चाचा उसी तरह अपनी मचान पर धरना देकर बैठे थे। फ़र्क इतना था कि अब उनके आसपास किसानों ने कई मचान बना लिए थे और उनके साथ कुछ और किसान जुड़ चुके थे। उन मचानों के पीछे कुछ दूर पर फैक्ट्री का निर्माण हो रहा था, जहाँ ढेर सारे सुरक्षा गार्ड हाथों में हथियार लिए खतरनाक कुत्तों के साथ टहल रहे थे। कुछ पुलिस वाले भी वहाँ टहल रहे थे और थोड़ी दूरी पर एक अस्थायी चौकी बनी हुई थी, जहाँ पुलिस की 2 जीपें खड़ी थी। मुझे चाचा को देखकर दुख हुआ और एक जोर की रुलाई आई। उनकी दाढ़ी खूब बढ़ गई थी, बड़े बाल बिखरे हुए थे और वो बहुत दुबले हो गए थे। मुझे अफसोस हुआ कि मैं अपने दोस्तों के चक्कर में अपने सबसे पहले दोस्त अपने प्यारे चाचा को भूल रहा था। मैं चाचा की ओर दौड़ा और चाचा ने दूर से ही मुझे आता देख लिया। वो खड़े होकर उतने ऊंचे मचान से सीधा कूद गए और छलांग लगाकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उन्होंने मेरी उग रही मूँछों को छू कर देखा और अट्टहास करके हंसे। मुझे उन्हें पुराने अंदाज में हंसते देखना अच्छा लगा। मैंने उन्हें सुनहले कैप वाली वो कलम गिफ्ट की जो शहर से लेकर आया था। चाचा उसे देखकर बहुत खुश हुए और चूम कर जेब में रख लिया।
मैंने मौका मिलते ही चाची के बारे में पूछा। चाचा ने उदास आंखों से मुझे बताया कि अरुणिमा की कहीं और शादी हो गई है और अब वो कभी शादी नहीं करेंगे। अचानक मैंने देखा बगल के गांवों से कुछ किसान मचानों की तरफ जा रहे थे। चाचा ने मेरे बाल सहलाए और किसानों की ओर बढ़ गए। उन किसानों को देखकर यहाँ के जो इक्का दुक्का किसान थे उनकी भंगिमाएं बदलने लगी और वो इधर उधर टहलने का अभिनय करते हुए धरना स्थल से दूर जाने लगे। प्लांट के सामने पुलिस और सुरक्षाकर्मी तैनात थे, लेकिन चाचा बेखौफ किसानों से संबोधित थे। जल, जंगल, जमीन, पहाड़ और हवा पर हम सबका बराबर का अधिकार है। कोई अपने पैसे और संपर्कों के बल पे अगर इनमें से किसी पर अधिकार करना चाहता है, हमारी ही चीज़ें हमें बेच रहा है, तो हमें इसका विरोध करना चाहिए। आज हम इलाके में ये पानी का प्लांट लगने देंगे तो ये तय मानिए कि हमारी अगली पीढ़ियों को हमेशा पानी खरीद कर पीना पड़ेगा। कोई मरता भी रहेगा तो उसके मुंह में डालने के लिए एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। मैं साल भर से इसका विरोध कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ के लोगों का पूरा समर्थन नहीं मिला। आप अपने पुराने और पुश्तैनी मतभेद भुला कर आए हैं। यह साबित करता है कि आज की पीढ़ी सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने वालों में से नहीं है। हमारे पूर्वजों के बीच जो संघर्ष हुआ, अगर हम उसमें ही फंसे रहेंगे तो कभी उस खतरे को नहीं देख पाएंगे जो हम सबके अस्तित्व पर मंडरा रहा है। आपके आ जाने से मैं आश्वस्त हूँ कि यहाँ के किसान भी मामले की गंभीरता को समझेंगे और जागेंगे। हमें जागना होगा और जो प्रकृति की सबको बराबर दी हुई चीज़ें हैं उनके लिए खड़ा होना पड़ेगा। आप अपने आसपास के लोगों को समझाइए कि हम तब आरी को रोकने चलेंगे जब वो हमारी गर्दन तक पहुंच जाएगी, तो गर्दन को बचाना बहुत मुश्किल होगा। ज़मीन के नीचे पानी का दोहन करने वाली ऐसी मक्कार फैक्ट्रियां जहां भी लगी हैं, आप लिख कर ले लीजिए वहां पानी की कमी हो गई है या कल को हो जाएगी। सबके कल्याण के लिए काम आने वाले पानी को ऐसे धंधेबाज रोक कर अपनी तिजोरी भरने में इस्तेमाल करना। अब आप लोग मेरे साथ आ गए हैं। अब हम इस प्लांट को जब तक बंद नहीं करवा लेते, हमारा धरना, हमारी जिद जारी रहेगी। इनकलाब! मुझे उम्मीद नहीं थी कि फटे कपड़ों में बैठे भूखे किसानों की आवाज़ में भी चाचा जैसा ही जोश होगा, लेकिन यहाँ जोश उनसे भी दुगना था। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं कुछ समय वहाँ खड़ा रहा। चाचा फिर से वही पुराने चाचा हो गए थे, लेकिन अब उनके पास पूरी दुनिया की ऑथेंटिक जानकारी थी। बचपन में जैसी झूठी कहानियाँ सुनाकर वो मुझे बरगलाया करते थे, उसके उलट एकदम खरे और डरा देने वाले सच। ऐसी बातें कर रहे थे जो पूरी मेरी समझ में भले ना आए, जितनी आ रहा था कि हमारे अस्तित्व के ऊपर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है और अगर हम नहीं चेते तो आने वाले समय में हमें पानी तो क्या, हवा तक खरीदनी होगी। बिसेनी में टहलते हुए मैंने चाचा को उस लड़की के बारे में बताया जो हमारे सीने को स्कूटी से रौंदती हुई चलती थी। तेज़ हवा चल रही थी और हमारे आम के पेड़ झूम रहे थे। कुछ बच्चे आसपास के पेड़ों पर ठेले मार रहे थे। चाचा ठहाका लगा कर हंसे। उन्होंने मेरी हथेली थामी और कंधे पर हाथ मारते हुए मुस्कुरा कर बोले, अपनी सरलता को बचाएगा। अपनी सरलता को बचाए रखना प्रेम करने के लिए सबसे ज़रूरी यही है। कुटिल लोग कभी प्रेम नहीं कर सकते। हमारे सिर अलावा से कुछ आम गिरे और दो लड़के फुर्ती से उठाकर खाने लगे। एक आम भागकर मैंने भी उठाया। मैंने उन लड़कों को हमारे पेड़ से आम उठाने के लिए डांटा तो उनमें से एक ने शराफत से मेरे बड़े हाथ की ओर आम बढ़ा दिया। चाचा ने मेरा हाथ वापस खींच लिया और मुझे लेकर वहाँ से चलने लगे। उनके होठों पर अब भी मुस्कुराहट थी। जैसे हवा पानी सबका है, वैसे पेड़ और फल भी सबके होते हैं। चलो। मैं कुछ नहीं बोला। मुझे चाचा का इस तरह हंसना मुस्कुराना अच्छा लग रहा था। रात को सोते हुए मैंने बाबा से पूछा कि चाचा कहाँ सोते हैं, तो उन्होंने बताया कि चाचा मचान पर ही सोते हैं। मैं चाचा की बातें याद करता धीरे धीरे सो गया। आधी रात को किसी गाड़ी के आने की आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुली। थोड़ी देर तक मैं बिस्तर पर ही लेटा रहा और आसपास सुनने की कोशिश करता रहा। मुझे पापा के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई। मैं उठकर धीरे से दरवाजे तक गया। बाहर एक बड़ी गाड़ी थी जिस पर विधायक लिखा हुआ था और दोनों तरफ किसी पार्टी के छोटे झंडे लगे हुए थे। पापा किसी दाढ़ी वाले खतरनाक दिखते आदमी से बातें कर रहे थे। मुझे उनकी बातें हल्की सी सुनाई दी। उससे हमें कोई खतरा नहीं था, लेकिन अब वो दिक्कत देने लगा।
आप बस हमें उसके पास ले चलिए, वो हट जाएगा तो ये सब बकवास अपने आप खत्म हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। वहाँ कुछ हमारे किसान भी हैं जो बयान देंगे कि उसका मन कहीं भाग जाने को बेचैन था। पापा उस आदमी के सामने बहुत डरे हुए लग रहे थे, जैसे माँ डरती थी जब पापा स्टेशन पर पानी लेने जाते थे। उस आदमी ने पापा के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से फुसफुसाया, आप शराफत से चलेंगे और गांव के बाहर उसे ले आएंगे तो हम सिर्फ बातचीत करके छोड़ देंगे, वरना हमें कांटा जड़ से निकालना पड़ेगा। सोच लीजिए, आपकी ज़मीन का जो दाम मिलेगा वो पूरे एरिया में सबसे ज़्यादा होगा ठाकुर साहब। पापा ने सहमी आंखों से आसपास देखा। मैं अंदर की ओर छिप गया। पापा उसे लेकर खेतों की ओर जाने लगे। वे दोनों खेतों की ओर बढ़े तो गाड़ी बिना आवाज़ और रोशनी किए उन दोनों की तरफ बढ़ने लगी। मैं पापा के आने का इंतज़ार करता रहा। 1 घंटा, फिर 2 घंटा बीता तो मुझे नींद आने लगी। मैं सो गया। सुबह उठा तो पूरे गांव में हंगामा था। चाचा कहीं गायब हो गए थे और गांव के किसान रामोदय के खिलाफ नारे लगा रहे थे। कुछ किसानों ने अचानक पाला बदल लिया था और ऐसी बकवास बातें करने लगे थे कि चाचा को समझाने और ऐसी बकवास बातें करने लगे थे जिस पर मैं तो कम से कम विश्वास नहीं कर सकता। उनका कहना था कि चाचा को समझाने पर बोतलबंद पानी का महत्व तो अब समझ आ रहा था। फिर उन्हें लगने लगा था कि वो एक अच्छी बात का विरोध कर रहे थे और इसलिए शर्मिंदा थे। स्थानीय किसान बाहर से आए उन किसानों के बयान से नाराज़ हुए। उनके बीच पहले झड़प, फिर मारपीट होने लगी। दोनों समूह एक दूसरे पर पीढ़ियों पुराने आरोप लगाने लगे थे और हिंसा शुरू होने पर बाहर से आए किसान अचानक थोड़ी बहुत हिस्सेदारी कर गायब हो गए थे। स्थानीय किसानों ने सड़क जाम कर दी थी और पुलिस अधिकारी के आने की मांग कर रहे थे। बाबा और दादी भी बदहवास थे। माँ भी रो रही थी, लेकिन पापा खामोश थे। गांव वालों के सवालों के जवाब वो सिर्फ हाँ होने दे रहे थे। बाद में एसपी सड़क जाम खुलवाने आए और गांव वालों को आश्वासन दिया कि इलाके में बोतलबंद पानी के प्लांट का विरोध कर रहे ओम प्रकाश सिंह को जल्दी ही खोज लिया जाएगा। धीरे धीरे गाँव वाले वापस आ गए। शाम होते होते खेतों से मचाने उजाड़ दी गई और फैक्ट्री की दीवार बढ़ती बढ़ती उन खेतों तक फैल गई। अगले दिन चाचा के गायब होने की खबर अखबार के कोने में छपी। मचान आंदोलन के मुखिया ओम प्रकाश सिंह लापता, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं पहले तो चाचा के गायब होने पर उदास था, फिर दुखी हुआ, फिर मेरे अंदर गुस्सा पैदा होने लगा। पापा ने किसी को उस रात के बारे में बताया नहीं। पापा ने किसी को उस रात के बारे में बताया नहीं था। मैंने एक आध बार उस रात के बारे में पापा से पूछने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे तेज़ आवाज़ में भड़क दिया कि अपनी उम्र के कामों से वास्ता रखो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मुझे अपने छोटे होने पर खौफ थी। महीने भर बाद जब बाबा और दादी रो रो कर चुप हो चुके थे और गाँव के लोगों में भी चाचा की चर्चा कम हो गई थी, हमारे जाने का वक्त आया। माँ ने पैकिंग की, हमें सुबह वाली ट्रेन पकड़ दी। शाम को मेरा मन कैसा तो होने लगा तो मैं खेतों की तरफ भाग गया जहाँ चाचा की मचान थी। फैक्ट्री का काम जोरों पर था। जहाँ चाचा की मचान थी वहाँ से कुछ दूर पर एक दीवार उठ रही थी और वहाँ कुछ बांस पल्लियाँ बिखरी हुई थी। मैं वहाँ थोड़ी देर खड़ा रहा तो मेरी आंखें भर गईं। अचानक मेरी नज़र एक कोने में पड़े चाचा की सुनहली कैप वाली कलम पर पड़ी। मैंने उसे उठाया। वो धूल में लिपटी हुई थी। शायद चाचा को भी ऐसे ही धूल में लिपटते हुए खींचा गया होगा। अचानक मेरे पीछे किसी की आवाज़ आई, कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? इधर मना है आना। मैं पीछे पलटा तो एक सिक्योरिटी वाला हाथ में डंडा और कंधे पर बंदूक लिए खड़ा था। मेरी आंखों में खून उतर आया था। पास ही एक नुकीला पत्थर था। चाचा को कहाँ ले गए सब? मैंने सर्द आवाज़ में पूछा, लेकिन एक बच्चे की आवाज़ से सुरक्षाकर्मी को क्या फर्क पड़ना था। वो मुस्कुराने लगा। कौन चाचा बबुआ? किसके घर के हो? अचानक मैंने वो नुकीला पत्थर उठाया और फुर्ती से उसकी ओर फेंका। उसकी आंखें हैरत से चौड़ी हो गई। वो दुगनी फुर्ती से एक साइड हटा और अपना डंडा पूरे जोर से चलाया। मेरे माथे से टकराते ही मुझे कहीं से टन की आवाज़ आई और हर तरफ अंधेरा छा गया। मेरी आँख खुली तो मुझे पापा उठाकर स्टेशन जाने के लिए रिजर्व की गई गाड़ी में लिटा रहे थे। मेरे माथे पर पट्टी बंधी थी। मैंने माथे में हाथ लगाना चाहा तो पापा ने हाथ हटा दिया। सीधे बैठो, सीधे लेटो, गिर गए थे तुम।
चोट लगी, चैन से चुपचाप लेटे रहे। पापा अंदर सामान और छोटे भाई को लेने गए। मैं उठकर बैठा तो खिड़की के पास बाबा खड़े थे। मैंने इशारा किया तो बाबा मेरे पास आए। मैंने बाबा को धीरे से बता दिया कि चाचा के गायब होने वाली रात पापा से मिलने को आया था। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। अपनी बिरादरी का दुश्मन घर में पैदा हो जाए तो पिछले जन्म का बदला लेने आया होता है। बाबा ने आंसू पोंछते हुए कहा। मैं इसका मतलब भी नहीं समझ पाया और मुझे उस पल अपने छोटे होने पर इतनी झल्लाहट और निराशा हुई कि मैं अपना सर किसी पत्थर पर रख के पूछ डाला। जिस रोड पर चाचा मस्ती में गाने गाते अपनी मेटाडोर चलाया करते थे, उसी रोड पर हम किसी दूसरी गाड़ी पर बैठे स्टेशन जा रहे थे। सड़क वैसी ही थी, लोग वैसे ही ट्रेन का इंतज़ार चेहरे पर लिए बैठे थे, लेकिन चाचा नहीं थे। चाचा ऐसे गायब हुए थे जैसे कभी थे ही नहीं। हम ट्रेन में बैठे तो मुझे स्टेशन पर कोई घटना याद आने लगी। मैंने आंखें बंद कर दी। माँ खिड़की वाली सीट पर बैठी थी और पापा सामने वाली सीट पर थे। माँ ने अचानक झोले से पानी की बोतल खाली बोतल निकाली और पापा की ओर बढ़ाई। बोतलवा भर लाई। पापा बोतल लेकर उतरने लगे। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचने वाले थे, अचानक ट्रेन ने सीटी दे दी। माँ वहीं से चिल्लाई, जाने दीजिए, सुनिए, अन्नू के पापा आ जाइए। पापा पीछे पलटे ही थे कि अचानक एक लड़का हाथ में एक प्लास्टिक की बाल्टी लिए चिल्लाता हुआ ट्रेन में चला। बाल्टी में ढेर सारी ठंडे पानी की बोतलें थी। अरे ठंडा पानी ले लो, ठंडा पानी बोतल 5 रुपये में, एकदम चिल्ड पानी। पापा वैसे तो बहादुरी दिखाने उतर जाया करते थे, लेकिन ट्रेन हल्की सी हिली थी और वो पीछे आने लगे। वो चलते हुए हमारे सामने आए, तब तक दूसरी तरफ से दूसरा वेंडर चिल्लाता हुआ चढ़ा। अरे नल पे जाने का मेहनत खत्म हुआ, 5 रुपये में फ्रिज का ठंडा पानी आपके हाथ में, बैठे बैठे निकालिए पैसा, पीजिए पानी, 5 रुपये। पापा ने 5 रुपये देकर एक बोतल ठंडा पानी लिया और माँ की तरफ बढ़ा दिया। माँ ने एक घूंट पानी पिया और उसकी आंखों में चमक आ गई। अरे एकदम ठंडा बाजी। उसने बोतल पापा की तरफ बढ़ाई। पापा ने भी 2 घूंट पानी पिया। उनके चेहरे पर भी तरावट आ गई। डिब्बे में बैठे कई यात्रियों ने पहले माँ का फिर पापा का चेहरा देखा और 5-5 रुपए के नोट वेंडर की तरफ बढ़ाने लगे। पापा ने बोतल मेरी ओर बढ़ा दी। अचानक मुझे सब कुछ बेहद डरावना और अजीब लगने लगा। मुझे लगा ये सभी लोग कुछ जानते हैं, लेकिन उसके बारे में किसी से बातें नहीं करते। मुझे लगा एक मैं ही हूँ जिसे याद है कि ओम प्रकाश सिंह नाम का एक आदमी हुआ करता था, जो कुछ हफ्तों पहले गायब हो चुका है और उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। मैंने सबके चेहरे देखे। ये सब बड़े हो चुके लोग कुछ ऐसी बातें जानते हैं जिसके बारे में ये खुलकर बातें करें तो हम बच्चे बेहोश हो जाएं। शायद ये सभी लोग रात के अंधेरे में राक्षस जैसे भयानक चेहरे पहनकर कुछ खास जघन्य काम करते हैं, लेकिन दिन में आम इंसान बनकर हमारे बीच में घुल मिल जाते हैं और अखबार पढ़ते मुस्कुराया करते हैं। मैं जिसकी भी ओर देख रहा था उसके चेहरे में मुझे राक्षस दिखाई दे रहा था। सबसे भयानक चेहरा मुझे पापा का दिखा। उनकी आंखें लाल थी और उनमें से एक एक बूंद करके रक्त टपक रहा था। उनके नाखून बड़े बड़े थे और उन्होंने अपनी झुर्रियों वाले हाथ से पानी की बोतल मेरी ओर बढ़ाई तो मैं डर के चीख पड़ा। मुझे चीखता देख सब राक्षस जो शरीफों वाले भेष में थे मेरी ओर हैरानी से देखने लगे। पापा भी कुछ न समझने की एक्टिंग करने लगे। क्या हुआ? लो पानी पी लो, देखो एकदम ठंडा है। मैंने बोतल पापा के हाथ से ले ली। ट्रेन अपनी गति से चलती हुई न जाने कहाँ अनंत में जा रही थी कि बाहर का कोई भी दृश्य दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैंने बोतल को मुंह से लगाया। डिब्बे की गति इतनी तेज़ हो गई थी जैसे बाहर के घुप अंधेरे में ये डिब्बा ट्रेन से कटकर अंतरिक्ष में जा रहा हो। मैंने हाथ से बोतल पकड़ी और ऊपर देखा। ऊपर ट्रेन की छत नहीं खुला आसमान दिख रहा था जिसमें तारे टिमटिमा रहे थे। ये डिब्बा आगे की ओर नहीं ऊपर की ओर जा रहा था। तेज़ हवा से सबके बाल उड़ रहे थे। मैंने डरते हुए बोतल को मुंह से लगाया। एक बूंद पानी हलक में जाते ही मैं दुगनी गति से चीखा। वो एकदम गर्म और गाढ़ा द्रव था जो मेरे गले में उतर रहा था। मैंने डर के मारे बोतल मुंह से निकाल कर देखा। उसमें एकदम गाढ़ा खून भरा हुआ था। मैं डर गया और गला फाड़कर चिल्लाने लगा। अचानक मेरी नज़र डिब्बे में बैठे यात्रियों पर गई। एक अजीब नीली काली रोशनी में ढेर सारे भयानक चेहरे वाले लोग अपने अपने होठों से बोतल लगाए पी रहे थे। सभी बोतलों में गाढ़ा लाल खून भरा था। पीते हुए सबके चेहरों पर गजब की संतुष्टि और स्वाद था। मैं और तेज चीखने लगा। ट्रेन की गति मेरे चीखने की गति से होड़ लगा रही।